A44 हिंदी अध्याय 233 पलायन। इस समय वांग टैंग और उनके साथी पहले ही क्रिम्सन टाइगर सिटी के बाहर आ चुके थे। लगातार गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और हर दिशा से सभी प्रकार की शक्ति किरणें उन पर बरस रही थीं। वांग टैंग और उनके साथियों ने अपनी गाड़ियां चलाईं और गोलियों की बारिश और बल के विस्फोटों के बीच से तेजी से निकल गए। सौभाग्य से मार्शल योद्धाओं की प्रतिक्रिया की गति तेज थी, इसलिए वे खतरों से बचने में कामयाब रहे, हालांकि बाल बाल बच गए। हालांकि बल विस्फोटों के प्रभाव से कई वायुतरंगें उत्पन्न हुईं, जो उड़ते खंजरों की तरह उनकी त्वचा को काटती थीं। एक क्षण में वे खून से लथपथ हो गए, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। शहर के पीछे बहुत ज्यादा सैनिक टुकड़ियां और पहरेदार चौकियां नहीं थीं, साथ ही दूसरी जगहों से आने वाले सैन्य मार्शल योद्धा समय पर नहीं पहुंच सकते थे। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद शहर में वांग टैंग और उसके साथियों को रोकना था। दुर्भाग्य से उन्होंने वांग टैंग की क्षमता को कम करके आंका था। भगोड़े शहर के बाहर भाग गए थे, इसलिए अब उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। वांग टैंग और अन्य लोगों के शरीर खून से लथपथ थे, लेकिन अंततः वे क्रिम्सन टाइगर सिटी को बहुत पीछे छोड़ने में कामयाब रहे। उनके भागने के कुछ ही समय बाद कई भारी बख्तरबंद वाहन और कॉम्पैक्ट एसयूवी वांग टैंग का पीछा करने के लिए क्रिम्सन टाइगर सिटी से बाहर निकले। शहर में फायर गॉड कैनन क्रू कट वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो अभी भी उसी जगह पर अपनी चोटों से उबर रहा था। उसने स्वीकार किया कि उसने वांग टैंग और उसके साथियों को कम आंका था, जिसके परिणामस्वरूप फायर गॉड कैनन से कुछ नुकसान हुआ। इस समय आकाश से प्रकाश की कुछ किरणें गिरी। उस व्यक्ति के पंख नहीं थे, वह हवा में चल रहा था। केवल कुछ ही कैदी भागने में सफल हुए। हम आप जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को कैसे परेशान कर सकते हैं? क्रू कट वाले व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और उसने तुरंत नए कैदियों को सलाम किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सेल 99 से ली टोंगहाई भाग गया है। चलो समय बर्बाद न करें। ली गैंग, वे किस दिशा में गए? दूसरा वरिष्ठ अधिकारी ज्यादा अधीर था। उसने क्रू कट वाले आदमी से सीधे पूछा। उत्तर पश्चिम, ली गैंग नामक क्रू कट वाले व्यक्ति ने जल्दी से उत्तर दिया। हम पहले निकलेंगे, जल्दी से हमारे पास आ जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वे प्रकाश की चमक में बदल गए और आकाश में उड़कर दूर गायब हो गए। ली गैंग ने उस दिशा में देखा जहां वे गायब हो गए थे। उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। अपने पंख छोड़ो और हवा में चलो। ये 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा और उससे ऊपर का चिन्ह था। वह केवल 5 सितारा सैनिक स्तर पर था। उसके और उस अवस्था के बीच अभी भी काफी दूरी थी। उसने अपने घावों को भरने पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। तभी कुछ और सैन्य मार्शल योद्धाओं ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर ऊपर आ गए। हा हा हा, ली गैंग, तुम इतनी बुरी हालत में क्यों हो? उसके ऊपर से हंसी की आवाज सुनाई दी। कोई उसकी दुर्दशा पर खुशी से झूम रहा था। दूर जाओ। ली गैंग पहले से ही निराश था। जब उसने अपने साथियों को उसे चिढ़ाते हुए सुना तो उसने उन पर कड़ी नजर डाली और चिल्लाया, हा हा हा, ली गैंग, जल्दी करो, टालमटोल मत करो। लोग जल्दी से चले गए। ली गैंग के चेहरे पर कुछ बार भाव बदले। उसने अपने पंख अपनी पीठ के पीछे फैला लिए। वे पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। वो अपने साथियों के पीछे भागा। क्रिम्सन टाइगर सिटी के पीछे पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला थी। वांग टैंग और उनके साथी उस दिशा में आगे बढ़े थे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? लिन झान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया जब उसने पूछा। पहाड़ों की इस श्रृंखला को पार करने के बाद हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे और योंग सिटी लौटेंगे। वांग टैंग ने धीमी आवाज में आगे बढ़ने से पहले दिशा की पुष्टि की। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप बहुत शक्तिशाली है। अगर हम दूसरी जगहों पर जाते हैं तो हम शायद धरती पर वापस ना आ पाएं। हालांकि मुझे एक बार योंग सिटी के जनरल शेन से मिलने का सौभाग्य मिला। हमें तभी मौका मिलेगा जब हम योंग सिटी जाएंगे। ये सुनकर बाकी लोगों ने सिर हिलाया। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। छोटे बदमाश, चलो यहीं विदा लेते हैं। बुजुर्ग जो इस समय लिन झान के पीछे बैठा था, उसने अचानक कहा। बड़े साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? वांग टैंग खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। कहीं भी, अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। बुजुर्ग का शरीर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। फिर उसने अपने पीछे देखा, जैसे उसके शरीर से एक शक्ति फूट पड़ी हो। उसने अपनी दिशा पाई और एक चमकीली रोशनी में बदल गया। याद रखो, मेरा नाम ली तोंगहाई है, एड्स बाय पप फ्यूचर। उसकी आवाज वांग टैंग के कानों के पास गूंजी। बुजुर्ग वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा है। लिन झान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने बुजुर्ग को देखा जो अचानक उड़ गया और थोड़ा भाग्यशाली महसूस किया। यदि उसने सचमुच दूसरे पक्ष को उकसाया होता तो वह अपनी वर्तमान क्षमता से उसका एक भी थप्पड़ नहीं झेल पाता। वांग टैंग ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। उसने क्रिम्सन टाइगर सिटी से प्रकाश की कई धाराएं निकलती देखीं। पहले तो वे उनकी दिशा में जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना लक्ष्य बदल दिया और उस दिशा की ओर उड़ गए जहां से बुजुर्ग ने छोड़ा था। ली टोंगहाई। वांग टैंग की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन उसका नाम दोहराया।
उसने क्रिम्सन टाइगर सिटी के शक्तिशाली योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया, लियू यान ने खुशी से कहा। हालांकि उनके हाव भाव लगभग तुरंत ही बदल गए। प्रकाश की पहली कुछ धाराओं के बाद प्रकाश की कई धाराएं फिर से क्रिम्सन टाइगर सिटी से बाहर निकलीं और उनकी दिशा में उड़ चलीं। अधिक शक्तिशाली योद्धा आ रहे हैं, चलो जल्दी से चलें। वे जंगल में कूद पड़े और तेजी से उसमें से गुजर गए। कुछ समय बाद वांग टैंग ने अनियंत्रित रूप से भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, ये बहुत धीमी है और लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। पीछा करने वाली सेनाएं और करीब आ रही थीं। 5 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हवा में उड़ने में सक्षम थे, इसलिए वे बहुत तेज थे। हमें क्या करना चाहिए? लिन जान ने पूछा। वाहन छोड़ दो, वांग टैंग ने कहने से पहले झिझकते हुए कहा। वाहन छोड़ दो? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? लिन जान के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उनकी मौजूदा स्थिति के आधार पर वाहन छोड़ना कोई अच्छा विकल्प नहीं था। लिटिल यू घायल हो गया है, हमारी सहनशक्ति और ताकत खत्म हो गई है, इसलिए अगर हम कार छोड़ देते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि हम पकड़े जा सकते हैं, यान जिनमिंग ने कहा। मुझ पर भरोसा करो, वांग टैंग ने गंभीरता से कहा। ठीक है। बाकी लोगों ने कुछ सेकंड तक हिचकिचाहट के बाद कार से उतरने का निर्णय लिया। अपने हथियार निकालो और उन पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अपने हथियारों पर सवारी करने का अद्भुत अनुभव कराऊंगा, वांग टैंग ने कहा। कुछ समय बाद वे अपने अपने हथियारों पर खड़े होकर जंगल में उड़ गए। आध्यात्मिक शक्ति सचमुच एक अद्भुत चीज है, लियू यान ने अनियंत्रित होकर कहा। यदि नहीं तो आध्यात्मिक शक्ति वाले किसी व्यक्ति को लाखों में एक प्रतिभा वाला कैसे माना जा सकता है, लिन जान ने ईर्ष्या के साथ कहा। ध्यान रहे, वे इस विधि का उपयोग करके पहले की तुलना में बहुत तेज गति से यात्रा कर रहे थे। इसके अलावा वांग टैंग ने वही बात दोहराई और अपने छिपने के कौशल का प्रदर्शन किया। वे एक बार फिर अंधेरे में डूब गए। कुछ आकृतियां उस स्थान पर उतरी जहां उन्होंने अपनी कारें छोड़ी थीं। वे गायब हो गए हैं। बल पहचान उपकरण उनके बल में उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकता। उन्होंने छिपने का कोई हुनर इस्तेमाल किया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वे जेल से सफलतापूर्वक भागने में सफल नहीं हो पाते। ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में कौशल और जटिल स्थलाकृति को छिपाने से हमारे लिए उन्हें फिर से खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो अलग हो जाएं। उन्होंने तुरंत बातचीत की और फिर अलग हो गए तथा आसपास की तलाशी लेने लगे। जंगल की गहराई में एक तालाब के पास एक आकृति उतरी। उसने अपने आसपास का नज़ारा देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। गर्जन! अचानक बगल की झाड़ियों से एक गुस्से भरी दहाड़ की आवाज आई। एक काली छाया उस आकृति पर झपटी। चले जाओ, वह व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया। उसने एक ही मुक्का मारकर काली परछाई को मार डाला। फिर उसने गाली दी और जाने के लिए मुड़ गया। पूल के तल पर वांग टैंग और उनके साथियों ने अपनी सांसें रोक लीं और अंधेरे पानी में छिप गए। वह आदमी चला गया है, लिन जान ने आवाज संचरण का उपयोग करते हुए कहा। कोई जल्दी नहीं है, पहले इंतजार करते हैं, वांग टैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति और बल गंभीर रूप से क्षीण हो गए थे। सौभाग्य से हाल ही में उसकी आध्यात्मिक शक्ति और डार्क फोर्स में वृद्धि हुई है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह अपने साथियों को साथ नहीं ला पाता। कुछ मिनटों के बाद जो व्यक्ति चला गया था वह फिर से पूल के किनारे आया। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि वे वास्तव में यहाँ नहीं हैं। इस बार वह वापस नहीं आया। हालांकि वांग टैंग और उसके साथियों ने फिर भी लंबे समय तक इंतजार किया। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद वे धीरे धीरे पूल के तल से ऊपर तैरते हुए आए। वांग टैंग और लियू यान ने अपने शरीर पर मौजूद कपड़ों को सुखाने के लिए अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल किया। NOVELBJN.C ओम। हालांकि लिन जान और यान भाई बहन अभी भी भीगे हुए थे। उन्होंने छिपी हुई कड़वाहट के साथ कहा, सिर्फ अपना ख्याल मत रखो, हमारे कपड़े भी सुखा दो। हे, वांग टैंग और लियू यान ने ठहाका लगाया। फिर उन्होंने उनके कपड़े सुखाने में उनकी मदद की। कुछ क्षण बाद वे पुनः अंधकार में विलीन हो गए। 234 डोमिनेंस ब्लेड ली हेई। 2 दिन बाद अंततः उन्हें कुछ दूरी पर योंग सिटी दिखाई दी। इन 2 दिनों के दौरान वांग टैंग और उनके साथी सैन्य मार्शल योद्धाओं से बचने के लिए छिपे रहे। उन्होंने योंग सिटी वापस आने से पहले एक लंबा चक्कर लगाया। लिन जान ने कहा, वे जानते हैं कि हम कहां से आए हैं, इसलिए वे शहर के फाटकों के बाहर हमें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत संभव है। वांग टैंग ने सिर हिलाया। क्या क्रिम्सन टाइगर ट्रूप एक हाथ से आकाश को कवर करने में सक्षम है? लियू यान ने गुस्से से कहा। चलो पहले जिक्सिन मार्शल हाउस से संपर्क करें और उन्हें बाहर आकर हमें ले जाने के लिए कहें, वांग टैंग ने जवाब देने से पहले सोचा। लिन जान ने सिर हिलाया। उसने अपनी कलाई घड़ी पर संचार फंक्शन खोला और एक संकेत भेजा। कलाई घड़ी एक रून वस्तु थी और इसे जिंगवू महाद्वीप में संचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि यहाँ इसका उपयोग करते समय एक खामी थी।
यदि दूरी बहुत अधिक थी तो दूसरा पक्ष सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। यही कारण था कि वे पिछले 2 दिनों में जिक्सिन मार्शल हाउस से संपर्क नहीं कर सके। कुछ देर बाद लिन जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उनसे संपर्क कर लिया है, वे जल्द ही आकर हमें ले जाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि क्रिम्सन टाइगर की टुकड़ी हमारे जिक्सिन मार्शल हाउस की अवहेलना कर सकती है, यान जिनमिंग ने कहा। हम इस मामले को सुलझाने के लिए केवल जिक्सिन मार्शल हाउस पर निर्भर नहीं रह सकते। वांग टैंग ने अपना सिर हिलाया। लिन जान और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे ये भी जानते थे कि यह मामला थोड़ा परेशान करने वाला था। आखिरकार सेना ने उनका पीछा करने के लिए बड़ी संख्या में उन्नत रैंक के मार्शल योद्धाओं को भेजा था। इसके अलावा उन्होंने ली टोंगहाई को भी रिहा कर दिया था। वो बूढ़ा आदमी सेल 99 में बंद था। वो कोई साधारण कैदी नहीं था। यद्यपि उन्हें यह निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, लेकिन क्रिम्सन टाइगर ट्रूप को उनके तर्क की परवाह नहीं थी। संक्षेप में, यदि उनका समर्थन पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो वे इस संकट से बच नहीं पाते। आधे घंटे बाद जिक्सिन मार्शल हाउस के मार्शल योद्धाओं का एक बड़ा समूह शहर से बाहर चला गया। उनके आसपास से गुजरने वाले लोग जल्दी से उनके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गए। क्या हो रहा है? क्या जिक्सिन मार्शल हाउस में भ्रमण हो रहा है? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि वे कितने भयंकर दिख रहे थे? क्या वे ऐसे दिख रहे हैं जैसे वे किसी सैर सपाटे पर जा रहे हों? ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सभी लोग धीमी आवाज में गपशप करने लगे। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के कुछ मार्शल योद्धाओं ने भी ये दृश्य देखा। वे छाया में छिपे हुए थे। उन्होंने ली गैंग से बेकाबू होकर पूछा, लेफ्टिनेंट ली, हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि वे वापस आ गए हैं। ली गैंग की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। उसने धीमी आवाज में कहा, चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या जिक्सिन मार्शल हाउस क्रिम्सन टाइगर के ऑपरेशन में बाधा डालने की हिम्मत करता है। ली गैंग क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के कई मार्शल योद्धाओं के साथ बाहर चला गया। वे बिना पीछे हटे जिक्सिन मार्शल हाउस के लोगों की ओर चले गए। जिक्सिन मार्शल हाउस की तरफ से एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति आगे आया और ली गैंग से पूछा, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? ली गैंग, क्रिम्सन टाइगर ट्रूप, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट ली ने ठंडे स्वर में कहा। चेन तियान, जिक्सिन मार्शल हाउस के संरक्षक, ताकतवर आदमी ने आगे कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे जिक्सिन मार्शल हाउस के मार्शल योद्धाओं ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आपको इतने सारे लोगों को जुटाना पड़ा? ऊपर से आज्ञा का पालन करना लेकिन दिल से विरोध करना, लड़ाई में देरी करना और मेरे कई सैन्य मार्शल योद्धाओं की मौत का कारण बनना, उसके बाद जेल से भाग जाना और एक बड़े अपराधी को रिहा करना, क्या ये अपराध पर्याप्त है? ली गैंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। आसपास के लोग शोर मचाने लगे। जिक्सिन मार्शल हाउस के मार्शल योद्धाओं ने इतने बड़े अपराध किए हैं? ये बड़ी खबर है। अगर वे इस मामले का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं तो जिक्सिन मार्शल हाउस की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। चेन तियान के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि उसने फिर भी खुद को संभाला और कहा, यह सिर्फ तुम्हारी कहानी है, मुझे पुष्टि करनी होगी कि क्या ये सच है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ली गैंग गुस्से से भर गया। उसकी आभा फूट पड़ी और चेन तियान की ओर बढ़ गई। चेन तियान इस बात को चुपचाप सहने वालों में से नहीं था। उसका आभामंडल भी फूट पड़ा। ये ली गैंग जितना ही शक्तिशाली था। उसने कहा, लेफ्टिनेंट ली, अपना धैर्य बनाए रखें। आइए संबंधित लोगों को बुलाएं और बात करके मामले को सुलझाएं। ठीक है, उन्हें बुलाओ। ली गैंग की नज़रें झपक उठी जब उसने जवाब दिया। चेन तियान ने अपनी कलाई घड़ी से संदेश भेजा। फिर वह इंतजार करने लगा। चलो चलें। गार्डियन चेन तियान ने हमें वहां जाने के लिए कहा है, लिन जान ने संदेश प्राप्त करने के बाद कहा। वांग टैंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और शहर के द्वार की ओर भागे। वे यहाँ हैं। चेन तियान थोड़ा मुस्कुराया क्योंकि उसने देखा कि आकृतियां तेजी से उनकी ओर भाग रही हैं। जब वांग टैंग और अन्य लोग करीब आए तो चेन तियान ने उन्हें देखकर भौहें सिकोड़ लीं। आप इस हालत में क्यों हैं? कोई बात नहीं, कृपया बताएं कि क्या हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्हें नीचे ले जाया गया। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाता, ली गैंग ने अपना आदेश दे दिया। उसके अधीन मार्शल योद्धाओं ने तुरंत अपनी रून बंदूकें उठाईं और वांग टैंग और उसके साथियों पर निशाना साधा। लिन जान और बाकी लोग सदमे में पीले पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली गैंग इतनी लापरवाही से काम करेगा। लेफ्टिनेंट ली, इसका क्या मतलब है? चेन तियान ने चिल्लाते हुए कहा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। कुछ नहीं। अगर उन्हें कुछ कहना है तो वे क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के मुख्यालय में जाकर कह सकते हैं, ली गैंग ने भावशून्यता से कहा। क्या क्रिम्सन टाइगर ट्रूप हमेशा इतना दबंग होता है? चेन तियान का चेहरा काला पड़ गया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, वे हमारे जिक्सिन मार्शल हाउस के मार्शल योद्धा हैं। जब तक चीजें साफ न हो जाएं, उन्हें ले जाने के बारे में सोचना भी मत। उन्हें ले लो। अगर कोई विरोध करने की हिम्मत करता है तो उन्हें मार डालो। ली गैंग ने उसे अनदेखा कर दिया और एक बार फिर अपना आदेश दिया। सैन्य मार्शल योद्धाओं ने वांग टैंग और उसके साथियों को घेर लिया।
उनकी रून बंदूकें उनके शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साध रही थीं। इतनी नज़दीकी से गोलियों से बचना बहुत मुश्किल था। ये बहुत ज़्यादा है। चेन तियान ने उन पर क्रोध से नज़र डाली। उसके चारों ओर का आभामंडल फट गया और वह सैन्य मार्शल योद्धाओं की ओर बढ़ा जो वांग टैंग और उसके दोस्तों को घेरे हुए थे। धमाका! ली गैंग ने उसका रास्ता रोक लिया। जब उनकी मुठ्ठियां टकराईं तो ऐसा लगा जैसे हवा में बम फट रहे हों। वांग टेंग और अन्य लोगों ने उन्हें लड़ाई शुरू करते देखा, इसलिए वे भी सैन्य मार्शल योद्धाओं की ओर दौड़े। पफिट, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके मुंह से खून निकलने लगा और वे पीछे की ओर भाग गए। 5 सितारा सैनिक स्तर। वांग टैंग की पुतलियां जम गईं। उसने उस आदमी को देखा जिसने उन्हें आसानी से पीछे धकेल दिया था। एक 5 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा सैन्य मार्शल योद्धाओं के बीच छिपा हुआ था। क्या आप आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं या क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से पकड़ लूं? 5 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा ने नकली मुस्कान के साथ वांग टैंग को देखा। वांग टैंग ने कुछ नहीं कहा। उसका शूटिंग स्टार सर्पिल बेचैन हो रहा था। वह बाहर उड़ने के कगार पर था। आज उसे 5 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा लगता है कि मुझे यह व्यक्तिगत रूप से करना होगा। युवा तब तक आश्वस्त होने से इनकार करते हैं जब तक कि उन्हें गंभीर वास्तविकता का सामना न करना पड़े। 5 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा ने अपना सिर हिलाया। अचानक वो मौके पर ही गायब हो गया। टकराना! एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही पल वह फिर से प्रकट हुआ, लेकिन वह वांग टैंग को पकड़ नहीं पाया। इसके बजाय वह और भी तेज गति से पीछे की ओर उड़ गया। युवक, क्या तुम्हारे मुख्य कमांडर ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारा ब्लेड दूसरी जातियों की ओर होना चाहिए, न कि तुम्हारी तरह की किसी जाति की ओर? वांग टैंग के पीछे से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। अंकल हेई! वांग टैंग की अभिव्यक्ति बदल गई। अंकल हेई! चेन तियान, लिन झान और अन्य लोग सुखद आश्चर्य से चिल्लाए। जो बुजुर्ग अचानक प्रकट हुए वे जिक्सिन मार्शल हाउस से अंकल हेई थे। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? ली गैंग ने बुजुर्ग को देखते ही सख्ती से पूछा। ली हेई, जिंगवू महाद्वीप के जिक्सिन मार्शल हाउस के कमांडिंग संरक्षक अंकल हेई ने मुस्कुराते हुए शांति से उत्तर दिया। कमांडिंग गार्जियन। ली गैंग की अभिव्यक्ति बदल गई। वह जानता था कि जिंगवू महाद्वीप के शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों के कमांडिंग संरक्षक कम से कम 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा थे। अगर ऐसा है तो ये साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी वास्तव में 6 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। हो सकता है वो उससे भी ज्यादा ताकतवर था। रुको, ली हेई, तुम वही ली हेई हो? ली गैंग ने कुछ सोचा और उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। ओह, इतने साल हो गए, फिर भी कोई मेरे जैसे बूढ़े को याद करता है, ली हेई ने आश्चर्य से कहा। अतीत में गुआंगटोंग युद्ध के मैदान पर 9 सितारा सैनिक स्तर के प्रभुत्व ब्लेड ली हेई ने शैतान जाति के एक सामान्य चरण के मार्शल योद्धा को मार डाला था। ली गैंग ने हर एक शब्द पर जोर दिया। पुरानी यादें बताने लायक नहीं है। ली हेई ने अपने हाथों को अपनी झुकी हुई पीठ के पीछे रखा और शांति से जवाब दिया। लिन झान और उसके साथियों के जबड़े लगभग जमीन पर आ गए। वांग टैंग बहुत देर तक स्तब्ध रहा। वह हतप्रभ था। अरे बाप रे! प्रभुत्व ब्लेड, एक 9 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा जिसने शैतान जाति के एक सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा को मार डाला। अंकल हेई को कितनी शानदार उपलब्धि मिली। कौन सोच सकता था कि यह साधारण दिखने वाला अंकल हेई इतना दुर्जेय मार्शल योद्धा होगा। यह अकल्पनीय था। NOWELBJN.C ओम। 10 साल हो गए हैं, लेकिन डोमिनेंस ब्लेड की आभा नहीं बदली है। दूर आसमान से एक आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था कि यह हर किसी के कानों के पास गूंज रही है। क्षितिज पर 3 काले बिंदु दिखाई दिए। कुछ ही सांसों में वे सबके सामने प्रकट हो गए और धीरे से जमीन पर उतर गए। हवा में चलना। 7 सितारा सैनिक स्तर। भीड़ अचंभित थी और बेकाबू होकर चिल्ला रही थी। आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है? ये युवा पीढ़ी के बीच की छोटी सी बात है, ली हेई ने कहा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है। हमारे चीफ कमांडर ने व्यक्तिगत रूप से इस बारे में पूछा है, इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से यात्रा करनी होगी, उनमें से एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस समय योंग शहर का एक सैन्य मार्शल योद्धा बाहर भागा और बोला, मुझे अभी अभी यह खबर मिली है। हमारे जनरल शेन ने सभी को सैन्य शिविर में आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि हम सभी एक ही पक्ष के हैं, इसलिए हमें बैठकर बातचीत करनी चाहिए। लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता था कि हम जनरल शेन को सचेत कर देंगे। रास्ता दिखाओ। इस बारे में बाहर बात करना वाकई उचित नहीं है, उस आदमी ने जवाब देते हुए एक कड़वी मुस्कान दी। पूछताछ। योंग सिटी के सैन्य विभाग में सभी को एक बैठक कक्ष में लाया गया। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, जनरल शेन कुछ ही देर में यहाँ आएंगे। सैन्य अधिकारी कमरे से बाहर चला गया।
बैठक कक्ष में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। जिग्सिन मार्शल हाउस के सदस्य एक तरफ बैठे थे जबकि क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के मार्शल योद्धा दूसरी तरफ बैठे थे। अलगाव स्पष्ट था, कोई बकवास नहीं बोली गई। कुछ ही देर बाद दरवाजे के बाहर पदचाप सुनाई दी। सबसे पहले जो व्यक्ति अंदर आया वह जनरल शेन था, जिससे वांग टैंग पहले भी एक बार मिल चुका था। जनरल शेन, क्रिम्सन टाइगर सेना के साथ सितारा मार्शल योद्धा तुरंत खड़े हो गए और उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। बैठ जाए, जनरल शेन मुस्कुराए और अपना हाथ नीचे दबाया। जनरल शेन, जिग्सिन मार्शल हाउस की तरफ से ली हेई ने भी उठकर जनरल का अभिवादन किया। बूढ़े ली, हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। हम दोनों योंग सिटी में हैं, लेकिन आप कभी मुझसे मिलने नहीं आए, जनरल शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता, आप सैन्य मामलों में व्यस्त हैं, ली हेई ने जवाब दिया। गंभीरता से जनरल शेन ने सुस्त ली हेई को देखा और उसके दिल में दया आ गई। वह मेज़बान की सीट पर बैठ गया और अपने चारों ओर नज़र घुमाई। फिर उसने कहा, बैठ जाओ। चूंकि यहाँ सभी लोग हैं, इसलिए हम सब कुछ टेबल पर रख सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर, ली गैंग, आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं, क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के एक साथ सितारा मार्शल योद्धा ने कहा। हाँ, ली गैंग तुरंत खड़ा हुआ और बोला, कुछ दिन पहले मेरे आदमियों को एक पहाड़ पर एक काले भूत के निशान मिले थे। हमने जांच करने के लिए लोगों को भेजा और पाया कि वहाँ एक अयस्क खदान थी। मैं जिंगवू महाद्वीप को सचेत नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने केवल अपने अधीनस्थ लियू हुआक्सिन और उसके अधीन एक छोटी टीम को इस मिशन को अंजाम देने के लिए भेजा। उन्होंने देखा होगा कि उस जगह पर कई अंधेरे भूत थे, उनके पास जनशक्ति की कमी थी, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से वुल्फ फैंग टीम और टाइगर वॉरियर टीम को शामिल किया जो उस क्षेत्र के आसपास थे। लेकिन टाइगर वॉरियर टीम ने मेरे अधीनस्थ के आदेशों की अवहेलना की। उन्होंने डार्क अपैरिशन पर हमला करने के लिए लियू हुआक्सिन के आदेश का पालन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने डार्क अपैरिशन को मेरे सैन्य मार्शल योद्धाओं और वुल्फ फैंग टीम के पास ले गए। जब दोनों पक्ष भारी रूप से घायल हो गए तो उन्होंने अवसर का फायदा उठाया और डार्क अपैरिशन को मार डाला। मेरे लोगों और वुल्फ फैंग टीम को भारी नुकसान हुआ। दूसरी ओर टाइगर वॉरियर टीम बरकरार रही, वे सभी हमारे सामने ठीक से खड़े हैं। इस समय जनरल शेन ने बेकाबू होकर वांग टैंग और उसके साथियों को देखा। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। अगर यह सच था तो टाइगर वॉरियर टीम ने वाकई बहुत बड़ा अपराध किया था। उनके काम घिनौने थे, इसलिए क्रिम्सन टाइगर ट्रूप ने जो किया वो उचित था। दूसरी ओर ली हेई का चेहरा वैसा ही था, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। ली गैंग ने आगे कहा, गुस्से में आकर मैंने उन्हें बंद कर दिया और उन्हें सजा देने से पहले उच्च अधिकारियों द्वारा उनके अपराधों की पुष्टि होने का इंतजार किया। फिर भी उन्होंने जेल से भागने का विकल्प चुना। अगर वे दोषी नहीं थे तो उन्हें भागने की क्या जरूरत थी। जब हमने उनका पीछा किया और उन्हें वापस पकड़ने की कोशिश की तो क्रिम्सन टाइगर ट्रूप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने एक बड़े अपराधी को भी रिहा कर दिया। जनरल शेन, क्या आपको नहीं लगता कि उनके सारे अपराध सुनने के बाद वे मौत के लायक हैं? ली गैंग, अपनी बात पर ध्यान दो, क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के साथ सितारा मार्शल योद्धा ने चिल्लाकर कहा। मुझे खेद है, मैं बहुत उत्तेजित हो गया था, ली गैंग ने जल्दी से कहा। वह जानता था कि उसने एक अविवेकपूर्ण टिप्पणी की थी। जनरल शेन ने हाथ हिलाया और टाइगर वॉरियर टीम से पूछा, क्या वो सच बोल रहा है? लिन जान और उनके साथी उस समय क्रोधित हो गए जब उन्होंने ली गैंग को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए सुना। वांग टैंग, लिन जान, अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए। अगर आपको फंसाया जाता है तो हमारा जिग्सिन मार्शल हाउस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भले ही मैं इसे संभाल न सकूं, लेकिन राष्ट्रपति आपके लिए खड़े होंगे, ली हेई ने शांति से कहा। बकवास, मैं उन्हें कैसे फंसा सकता हूं? ली गैंग गुस्से में उबल रहा था। भले ही उसके सामने वाला व्यक्ति एक समय का मशहूर डोमिनेंस ब्लेड ली हेई था, फिर भी उसने उसे सीधे घूर कर देखा। बस उन्हें बोलने दो, साथ सितारा मार्शल योद्धा ने कहा। वांग टैंग ने व्यंग्य किया। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, जनरल शेन, अंकल हेई, इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है या नहीं। उसने अपनी कलाई घड़ी पर थपथपाया और उसमें से बातचीत शुरू हो गई। मैंने पहले ही तीनों रास्तों की जांच करने के लिए किसी को भेज दिया है। उच्च स्तरीय अंधेरे भूत बाईं ओर के छेद की रखवाली कर रहे हैं। टाइगर वॉरियर टीम का भाग्य गंभीर है। हम अंधेरे भूतों की शक्ति समाप्त होने के बाद उन्हें मार देंगे। हाँ, टाइगर वॉरियर्स टीम आज के बाद इतिहास बन जाएगी। दस्ते के नेता लियू, मैं आपका एहसान याद रखूंगा। अभी तक टाइगर वॉरियर टीम से कोई खबर नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। उच्च स्तरीय डार्क अपैरिशन ने हमला नहीं किया, इसलिए इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से विफल नहीं हुए हैं। अब हमारे लिए प्रवेश करने का समय आ गया है। क्यों न हम कुछ देर और इंतजार करें? आइए तब तक इंतजार करें जब तक कि वह काली छाया उन्हें मार न दे, उसके बाद ही हम कुछ करें। पहले हम अंदर चलें। हम स्थिति के आधार पर तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए।
आप और लियू हुआक्सिन ही इसके पीछे हैं, है ना? तो क्या हुआ अगर हम हैं? ऐसा मत देखो कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। मुझे इस तरह के लोगों से नफरत है। तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम अभिनय कर रहे हो। नीच। लीडर लिन, आप सही कह रहे हैं। मैं घृणित हूँ। अपने अगले जन्म में याद रखना कि किसी घृणित व्यक्ति को नाराज मत करना, खासकर उस व्यक्ति को जिसके पास धन और शक्ति है। रिकॉर्डिंग चलाने के बाद वांग टैंग बिना एक शब्द कहे लिन झान के पास चले गए। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के 3-7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। बहुत बढ़िया, ली हेई ने उपहास किया। वह गुस्से से उबल रहा था। जनरल शेन भी क्रोधित हो गए। उन्होंने जोर से डांटा, तुम क्या कर रहे हो? यह क्या है? ली गैंग के चेहरे पर बहुत बड़ा बदलाव आया। उसका रंग बहुत पीला पड़ गया और उसे लगा कि उसके शरीर का खून उसके सिर में दौड़ रहा है। वह बेकाबू होकर लड़खड़ाया और अविश्वास में चिल्लाया, यह असंभव है। ये कैसे असंभव है? वांग टैंग ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आपने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है या आपने इसे व्यक्तिगत रूप से सुना है? अगर आप इतने जिद्दी न होते और हमें अपनी बात समझाने का मौका भी न देते तो क्या चीजें इस स्थिति तक पहुंचती? अगर आपने एक तरफा कहानी पर विश्वास नहीं किया होता, अगर आपने लियू हुआक्सिन की कही बात के कारण हमें मृत्युदंड नहीं दिया होता, तो क्या हमें जेल से भागना पड़ता? अगर हम भाग नहीं पाते तो क्या हमें कोठरी में ही अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए? सवालों की श्रृंखला ने ली गैंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद से लाल और फिर बैंगनी काले रंग में बदल गया। उसे अपमान की तीव्र भावना महसूस हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के साथ सितारा मार्शल योद्धा ने यह दृश्य देखा तो वह चिल्लाया। उसी समय उसका आभामंडल फट गया। मैं। वांग टैंग पीछे नहीं हटा। उसने दूसरे पक्ष को ठंडी निगाहों से देखा। क्या मैं ढीठ हो रहा हूं या तुम हद से आगे निकल गए? वांग टैंग के पीछे एक भयंकर और शक्तिशाली आभा उमड़ पड़ी। ये शक्ति 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा की ओर एक तेज ब्लेड की तरह वार करती हुई उसे मारने के इरादे से आगे बढ़ी। क्या आपको लगता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा? ली ही ने गंभीरता से कहा। 7 सितारा मार्शल योद्धा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह तुरंत शर्मिंदगी से क्रोधित हो गया। ली हेई, हमारी क्रिम्सन टाइगर ट्रूप का विरोध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा करूं? मैंने युद्ध के मैदान में मौत के बीच लड़ाई लड़ी है। मुझे कब डर लगा है? ली हेई के बूढ़े शरीर में एक जबरदस्त प्रभुत्व छिपा हुआ लग रहा था। उसे किसी चीज से डर नहीं लग रहा था। सैन्य मार्शल योद्धाओं के चेहरों के रंग बार बार बदल रहे थे। उसकी जबरदस्त आभा उन्हें डराने लगी थी। NOVEL-BE ओम। मैं तुम्हारे लिए न्याय लाऊंगा, बस। जनरल शेन ने चिल्लाते हुए कहा, आपको क्या लगता है ये कहाँ है? आपकी उम्र कितनी है? आप अभी भी बिना सोचे समझे क्यों बोलते हैं? क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के साथ सितारा मार्शल योद्धा ने नाक सिकोड़ी और चुप हो गया। वह बैठ गया। जनरल शेन, आप ही जज बने। कौन सही है और कौन गलत? ली हेई ने पूछा। मामला स्पष्ट है। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप और वुल्फ फैंग टीम के लियू हुआक्सिन ने टाइगर वॉरियर टीम को फंसाया। ली गैंग ने अपने कर्तव्यों की अनदेखी की और बिना सबूत के अपने अधीनस्थ पर विश्वास किया। यही कारण था कि इसके बाद सभी गंभीर परिणाम सामने आए। जनरल शेन ने कहा, यह असंभव है। लियू हुआक्सिन मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। उसमें मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। टाइगर वॉरियर टीम ने रिकॉर्डिंग में जालसाजी की होगी, लियू हुआक्सिन ने अचानक चिल्लाते हुए कहा। जनरल शेन ने अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं। चुप रहो। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के साथ सितारा मार्शल योद्धा ने चिल्लाकर कहा, क्या ये तुम्हारे लिए पहले से ही काफी शर्मनाक नहीं है? उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाया और जनरल शेन से कहा, यह मामला हमारे अधिकारियों को फंसाता है, इसलिए मुझे वापस जाकर सच्चाई की पुष्टि करनी होगी। मैं अपने मुख्य कमांडर को अंतिम निर्णय लेने दूंगा। क्या अब तुम चले जाने की योजना बना रहे हो क्योंकि तुम गलत हो? ली हेई ने मजाक उड़ाया। ली हेई, हद से आगे मत बढ़ो। 7 सितारा मार्शल योद्धा तुरंत भड़क गया। ठीक है, ओल्ड ली, इसे जाने दो। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप गलत हो सकता है, लेकिन आपको मौत तक लड़ने की जरूरत नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि क्रिम्सन टाइगर ट्रूप आपको संतोषजनक उत्तर देगा। जनरल शेन भी असहाय महसूस कर रहे थे। यह ऐसा मुद्दा नहीं था जिसे कुछ वाक्यों में समझाया जा सके। वह संघर्ष को केवल अनदेखा कर सकते थे। आपकी टाइगर वॉरियर टीम ने एक बड़े अपराधी को रिहा कर दिया है, इसलिए आपको हमें इसका जवाब देना होगा। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के साथ सितारा मार्शल योद्धा ने अपनी आस्तीन ऊपर करके उपहास किया। वह अपने साथियों और ली गैंग के साथ चला गया, जो अपनी बुद्धि खो चुका था। देखो तो चीजें कितनी जटिल हो गई हैं। जनरल शेन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। जनरल शेन, धन्यवाद। हम पहले निकलेंगे, ली हेई ने उठकर कहा। जनरल शेन ने जवाब दिया, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। आपके बिना क्रिम्सन टाइगर ट्रूप हमसे इतनी विनम्रता से बात नहीं कर पाता।
ली हेई ने एक बार फिर जनरल को धन्यवाद दिया, फिर वह वांग टैंग और उसके साथियों के साथ चला गया। वापस आते समय ली हेई ने लिन झान और अन्य लोगों से कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिक्सिन मार्शल हाउस इस मामले को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद अंकल हेई, लिन झान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ईमानदारी से कहूं तो क्रिम्सन टाइगर ट्रूप जैसे शक्तिशाली संगठन के सामने लिन झान और उसकी टीम के सदस्यों में बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। वे इस बार जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे। इस प्रकार जब ली हेई ने उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया तो उन्हें असंतुष्ट होने की कोई बात नहीं थी। ली हेई ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया, तुम कैसे बचकर वापस आए, मैं बहुत उत्सुक हूं। लिन झान ने उसे उनके साहसी भागने के बारे में बताया, हालांकि उसने ये तथ्य छिपाया कि वांग टैंग के पास आध्यात्मिक शक्ति थी। आखिरकार उसने उसे इस मामले के बारे में पहले ही याद दिला दिया था, वह नहीं चाहता था कि बहुत से लोग जानें। इस बार लिन झान और उसके दोस्तों ने जिंदा रहने के लिए वांग टैंग पर भरोसा किया था। वे सिर्फ उसके प्रति आभारी नहीं थे, इसके बजाय वे उसे अपने में से एक मानते थे, इसलिए वे ये रहस्य किसी को नहीं बताएंगे। लिन झान और अन्य लोगों से जो कुछ हुआ उसे सुनकर ली हेई आश्चर्यचकित रह गई। यह आश्चर्यजनक है कि इस छोटी सी उम्र में आपके पास ऐसी क्षमता है। वांग टैंग विनम्र बने रहे। ली हेई मुस्कुराया, उसने आगे की जांच नहीं की। लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र का अनुभव करने वाले व्यक्ति के रूप में उसने बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को देखा था। उसने इनमें से कई प्रतिभाशाली लोगों को मार भी डाला था। वांग टैंग की क्षमता ने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित किया था, लेकिन यह उसके लिए हंगामा मचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा प्रतिभाओं को निखारना उसके काम का हिस्सा नहीं था। वो इस बारे में परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। जिक्सिन मार्शल हाउस से कोई व्यक्ति इसका ख्याल रखेगा। सभी लोग अपना मिशन सौंपने के लिए योंग सिटी जिक्सिन मार्शल हाउस शाखा में वापस चले गए। फिर वे पृथ्वी पर वापस जाने और स्वस्थ होने की तैयारी करने लगे। भागते समय इन सभी को कई चोटें भी आई थीं। उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में कम से कम आधा महीना लगेगा। आयामी दरार से गुजरने के बाद सभी को ऐसा लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। हर बार जब मैं जिंगवू महाद्वीप से वापस आऊंगा तो मैं जीवित होने के लिए भाग्यशाली महसूस करूंगा। इस बार ये भावना असाधारण रूप से मजबूत है, लिन झान ने कहा। वांग टैंग भी भावुक हो गया। मार्शल योद्धाओं की दुनिया के बारे में उसकी समझ उसकी हर यात्रा के साथ गहरी होती जा रही थी। नेताजी, चलिए यहीं विदा लेते हैं, मैं वापस स्कूल जाऊंगा, वांग टैंग ने कहा। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। अगर वो इस तरह घर जाता तो उसके माता पिता को चिंता होती। स्कूल में वो अपने स्कूल क्रेडिट का उपयोग सभी प्रकार की उपचारात्मक दवाएं खरीदने के लिए कर सकता था। ये बहुत अधिक सुविधाजनक था। अभी 3 दिन की छुट्टियां बाकी थीं, इसलिए बहुत से छात्र अभी तक स्कूल नहीं लौटे थे। वहां कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। स्कूल वापस जाना सबसे अच्छा विकल्प था। ठीक है, संपर्क में रहो, लिन झान ने कहा। वांग टैंग ने सिर हिलाया और अपनी कार में बैठकर चला गया। यान जिनमिंग ने कहा, उनमें बहुत क्षमता है, हमारी टीम उन्हें लंबे समय तक नहीं रख पाएगी। हाँ, लिन झान और अन्य लोगों ने आह भरी। वांग टैंग वापस स्कूल गया। जब वह मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने गार्ड का अभिवादन किया। NOVELBJN.C ओम, तुम वापस आ गए हो। तुम इतनी बुरी तरह घायल क्यों हो? गार्ड ने भौहें सिकोड़कर पूछा। कुछ नहीं हुआ, दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसका समाधान हो चुका है। वांग टैंग ने अपना सिर हिलाया। उसने गार्ड को कुछ नहीं समझाया। चाचा, मैं थोड़ा गंदा हूं, इसलिए मैं पहले नहा कर आता हूं। मैं आपसे फिर कभी बात करूंगा। ठीक है, जल्दी जाओ। गार्ड ने अपना सिर हिलाया जब उसने वांग टैंग को जाते देखा। वांग टैंग रसद विभाग में गया और अपने स्कूल के क्रेडिट को 2 बोतल उपचार दवा के लिए बदल दिया, एक आंतरिक और एक बाहरी उपयोग के लिए। उसने कुल 300 क्रेडिट खर्च किए। अंकों के नुकसान से उसका दिल दुखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर वह अपने छात्रावास में वापस चला गया। उसने कुछ शीर्ष 100 छात्रों को हराया था, लेकिन उसने उनके साथ छात्रावास नहीं बदला। वह सेक्शन 3 के कमरा नंबर 1 में ही रहा। आखिरकार वह उन सभी को एक एक करके चुनौती देने जा रहा था। हर बार किसी को हराने के बाद छात्रावास बदलना उसके लिए परेशानी भरा होगा, इसलिए उसने नंबर 1 सीनियर को चुनौती देने तक इंतजार करने का फैसला किया। वांग टैंग ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम की ओर चल पड़ा। कपड़े उतारने के बाद उसने शॉवर खोला। उसके सिर से ठंडा पानी नीचे गिर रहा था। उसके शरीर पर लगे घावों पर ठंडा पानी बहने से हल्का दर्द होने लगा। उसके चेहरे की मांसपेशियां दर्द से ऐंठ गईं। पानी के साथ खून और गंदगी बह गई। 10 मिनट बाद उसने नहाकर अपने बाल सुखाए और बाथरूम से बाहर चला गया। उसने दवा निकाली और उसे अपने घावों पर लगाया। फिर उसने उन पर पट्टियां बांधी। कुछ ही क्षणों बाद एक पट्टीदार राक्षस ओवन से बाहर निकला। क्या लोग मुझे विकृत व्यक्ति समझेंगे? वांग टैंग ने आईने में देखते हुए कड़वी मुस्कान दी। देर हो रही थी और वह थका हुआ भी था। जब उसे आराम मिला तो वह बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया।
अगले दिन जब वह उठा तो सुबह के 11 बज चुके थे। उसका पेट विरोध में गुर्रा रहा था। मैं पहले खाने के लिए कैफेटेरिया में जाऊंगा। जब वह अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था तो उसने अपनी कलाई घड़ी पर कुछ संदेश देखे। वे सभी डैन ताइत्सुआन द्वारा भेजे गए थे। वह पहले से ही जानती थी कि वह वापस आ गया है। हालांकि वांग टैंग को जिज्ञासा हुई, वह राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के दौरान बाहर क्यों नहीं गई? क्या वह पूरे समय अपने कमरे में ही रही? पहला संदेश सुबह 8 बजे भेजा गया, मेरे घर आओ। सुबह 9 बजे, आप यहाँ क्यों नहीं हैं? सुबह 10 बजे, मेरे मूर्ख शिष्य, यदि तुम जल्दी नहीं आए तो मर जाओगे। इस समय उसके माथे पर ठंडा पसीना आना शुरू हो गया था। उसे एक बुरा पूर्वाभास हो गया था। वो जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरा और अपने कपड़े बदले। फिर वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। मैं सोच रहा हूँ कि क्या आज मुझे मुफ्त भोजन मिल सकता है? वांग टैंग ने अपना पेट छुआ और डैन ताइत्सुआन के घर की ओर भागा। ईमानदारी से कहूँ तो वह लंबे समय से डैन ताइत्सुआन के फोस व्यंजनों पर नजर रखे हुए था। वे एक फोस शेफ मास्टर द्वारा बनाए गए थे, इसलिए सामान्य लोग उनका स्वाद नहीं ले पाएंगे। क्या उसे पहले अपनी जान बचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? वो अभी भी खाने के बारे में क्यों सोच रहा था? जब वो डैन ताइत्सुआन के घर पहुंचा तो वांग टैंग सांस लेने के लिए रुका। उसने अपने चेहरे पर एक शालीन लेकिन संयमित मुस्कान लाकर दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, डैन ताइत्सुआन की आलसी और चंचल आवाज बाहर आई, मेरे मूर्ख शिष्य, तुम्हें बाहर आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी तुमने मेरे संदेश को नज़रअंदाज करने की हिम्मत की। हालांकि जब उसने वांग टैंग की शक्ल देखी तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? इसका जिक्र मत करो, मैं बदकिस्मत था। वांग टैंग ने अपनी चप्पलें पहनी और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था, लेकिन अचानक उसने देखा कि उसके पीछे कोई आवाज़ नहीं थी। उसने पलटकर देखा तो डैन ताइत्सुआन उसकी तरफ आंखें सिकोड़कर देख रही थी। उसकी आवाज़ डरावनी लग रही थी। अरे, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? वांग टैंग को लगा कि कुछ बहुत बड़ी बात होने वाली है, इसलिए उसने जल्दी से बात बदल दी। पहले तो वह अपने लिए न्याय पाने के लिए डैन ताइत्सुआन का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जब जनरल शेन और अंकल हेई ने उसके लिए आवाज़ उठाई और मामले को सुलझाया तो अब उसे अपने शक्तिशाली समर्थन को सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मूर्ख बनना बंद करो, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। तुमने मुझे अंधेरे में रखने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम अब भी मुझे अपना स्वामी मानते हो? डैन ताइत्सुआन ने कठोर चेहरे के साथ कहा। हालांकि वांग टैंग ने हल्के फुल्के अंदाज में समझाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि सैन्य टुकड़ी कैसी होती है। वह कल्पना कर सकती थी कि उसने वहां किन खतरों का सामना किया होगा। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। जिग्सिन मार्शल हाउस ने पहले ही मेरी मदद की है, तुम्हें अपना चेहरा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग टैंग शर्मिंदगी में मुस्कुराया। चले जाओ, मैं जिग्सिन मार्शल हाउस से अलग हूँ। हो सकता है कि उन्होंने मामले को सुलझाने में आपकी मदद की हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चुप रहूं और उन्हें अपने शिष्य को धमकाने दूं, डैन ताइत्सुआन ने गुस्से में कहा। वांग टैंग को उससे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मेरे पीछे आओ, डैन ताइत्सुआन बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उठ खड़ा हुआ। हम कहाँ जा रहे हैं? वांग टैंग ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। डैन ताइत्सुआन ने वांग टैंग के कंधे को पकड़ लिया और वे पल भर में ही दरवाजे पर आ गए। अगले ही पल वे इंद्रधनुष में बदल गए और आसमान में उड़ गए। मैं सबको बता दूंगा कि कोई भी मेरे शिष्य को धमका नहीं सकता। डैन ताइत्सुआन वांग टैंग के साथ आयामी दरार से गुजरा और जिंगवू महाद्वीप पर पहुंचा। वे फिर से इंद्रधनुष में बदल गए और क्षितिज की ओर बढ़ गए। यह आभा, यह वही है। योंग सिटी के सैन्य शिविर में जनरल शेन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह हवा में उड़ गया और दूर से इंद्रधनुष को देखा। वह हैरान रह गया। उसके साथ एक और व्यक्ति है, यह वांग टैंग जैसा दिखता है। उस दिशा में क्रिम्सन टाइगर ट्रूप मुसीबत में है। जिग्सिन मार्शल हाउस की योंग सिटी शाखा में ली ही केंद्रीय भवन की छत पर खड़ा था और आकाश की ओर देखते हुए हंस रहा था। मुझे नहीं पता था कि उस व्यक्ति के पास इतना शक्तिशाली समर्थन था। दिलचस्प, यह बहुत दिलचस्प है। क्रिम्सन टाइगर सिटी। 2 घंटे बाद वांग टैंग इस जगह पर वापस आ गया, लेकिन इस बार यह अलग था। क्रिम्सन टाइगर सिटी के ऊपर हवा में एक दहाड़ गूंजी, ये पूरे शहर में फैल गई। जियो नानफेंग, यहाँ से निकल जाओ, पागल औरत। जियो नानफेंग, यहाँ से निकल जाओ। डैन ताइत्सुआन की आवाज़ पूरे क्रिम्सन टाइगर सिटी में गूंज उठी। हर कोई हैरान था और उसने ऊपर देखा। ये कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के पास आकर सीधे उनके मुख्य कमांडर का नाम पुकारे? उसने तो उसे वहां से बाहर जाने को भी कहा। पृथ्वी पर कौन इतना दुस्साहसी है? नीचे स्थित सैन्य शिविर से कई आकृतियां क्रोधित चीखों के साथ हवा में उछलीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बेशर्म? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ परेशानी खड़ी करने की? इन आकृतियों की पीठ पर या तो पंख थे या वे हवा में चल रहे थे।
वे 5 सितारा सैनिक स्तर और उससे ऊपर के मार्शल योद्धा थे। उनकी आभा हवा में फैल गई और अपराधी की ओर बढ़ गई। दूर जाओ। डैन ताइक्सुआन ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ी, उसके लाल होंठ हल्के से हिले और ध्वनि तरंगें हवा में गूंज उठीं। धमाका। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं पर असीम दबाव एक विशाल समुद्र की तरह टूट पड़ा। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे बेकाबू होकर पीछे हट गए। बहुत शक्तिशाली। आखिर वह कौन है? कुछ लोग तो टूटते तारों की तरह जमीन पर गिर पड़े, इससे पहले कि वे डैन ताइक्सुआन का चेहरा स्पष्ट रूप से देख पाते। केवल कुछ 7 स्टार और 8 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा ही कुछ मीटर नीचे कूदने के बाद बलपूर्वक अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहे। वह यहाँ क्यों है? उन्होंने आखिरकार डैन ताइक्सुआन को पहचान लिया। वे अचंभित थे और उनके चेहरे डर से सफ़ेद हो गए। अचानक जमीन पर एक और दबंग आभा उभरी। वह तेजी से उनके पास आ गई। डैन ताइक्सुआन, तुम मेरे सैन्य शिविर में क्यों बेकाबू होकर घूम रहे हो? क्रिम्सन टाइगर ट्रूप का मुख्य कमांडर गंभीर भाव के साथ तुरंत सबके सामने प्रकट हुआ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? डैन ताइक्सुआन ने उग्रता से उत्तर दिया, आपने मेरे शिष्य को घायल कर दिया, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अंततः सभी ने वांग टैंग को देखा, जो डैन ताइक्सुआन के बगल में खड़ा था। वांग टैंग असमंजस में था। डैन ताइक्सुआन ने उसे बताया था कि वह उसके लिए न्याय की मांग करने जा रही है, लेकिन उसे इस समय थोड़ा अतिरिक्त महसूस हो रहा था। उसके पास इन मालिकों के सामने बोलने की शक्ति नहीं थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि डैन ताइक्सुआन बहुत ही आकर्षक थी। हर किसी की निगाहें उसकी ओर आकर्षित थीं। हालांकि पृष्ठभूमि के रूप में व्यवहार किया जाना अभी भी थोड़ा परेशान करने वाला लगा। जियो नानफैंग को उम्मीद नहीं थी कि डैन ताइक्सुआन का कोई शिष्य होगा। आखिरकार उसने कभी कोई शिष्य बनाने की योजना नहीं बनाई थी। वह थोड़ा हैरान था, लेकिन वह उलझन में भी था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आपका शिष्य घायल है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? वह वांग टेन को नहीं पहचान पाया। जियो नानफैंग के पीछे खड़े 3-7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा वही थे जो योंग सिटी में दिखाई दिए थे। उन्होंने वांग टैंग को पहचान लिया, इसलिए वे जल्दी से जियो नानफैंग की ओर उड़े और उसके कानों में फुसफुसाए। जियो नानफैंग ने जब उनकी व्याख्या सुनी तो वह दुखी हो गया। उसने कहा, मैं पहले ही समझ चुका हूं कि क्या हुआ था। मेरे अधीनस्थों ने गलतियां की हैं, लेकिन आपका शिष्य पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। मैं अपने दोनों अधीनस्थों का ख्याल खुद रखूंगा। जहां तक आपके शिष्य का सवाल है, मैं उसके किए को भूल जाऊंगा। चलो इसे खत्म करते हैं। बकवास। डैन ताइक्सुआन ने तुरंत शाप दिया, अगर आपके अधीनस्थों ने मेरे शिष्य को फंसाया नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। मेरे शिष्य को बिना किसी कारण के आपके आदमियों द्वारा कैसे घायल किया जा सकता है? जब जियाओ नानफेंग ने डैन ताइक्सुआन को इतने सारे अधीनस्थों के सामने अपमानित करते हुए सुना तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। वह गुस्से से चिल्लाया, डैन ताइक्सुआन, हद से आगे मत बढ़ो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? आओ आओ, चलो बकवास बंद करो और लड़ाई करो। चलो देखते हैं कि मैं पहले तुम्हें अपंग बनाती हूँ या तुम मुझे पहले मार डालोगे। बोलते समय उसका पूरा शरीर पहले ही गायब हो चुका था। अगले ही पल वह अपने हाथों में एक लंबी तलवार लेकर जियो नानफेंग के सिर के ऊपर दिखाई दी। ब्लेड ने एक तेज और चमकदार तलवार की चमक दी, जो जियो नानफेंग की ओर चली। तुम पागल औरत हो। जियो नानफेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने नहीं सोचा था कि डैन ताइक्सुआन बिना किसी विचार के उस पर हमला करेगा। उनके स्तर पर उनकी हर एक चाल भयावह रूप से शक्तिशाली थी। युद्ध के परिणाम भयानक थे, लेकिन उसके पास कोई विचार करने का समय नहीं था। डैन ताइक्सुआन का हमला उसकी आंखों के ठीक सामने था। तलवार की चमक इतनी चमकदार थी कि इससे उसकी आंखें दुखने लगीं। जियो नानफेंग ने उसके हमले को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसकी हथेलियों पर काले रंग की 8 भुजाओं वाली गदाएं दिखाई दीं। दोनों ने बिना किसी और धूमधाम के लड़ाई शुरू कर दी। बगल में वांग टैंग को एक हल्के बल से जमीन पर गिरा दिया गया। उसने अपना सिर उठाया और थोड़ा चिंतित महसूस किया। दूसरा दल क्रिम्सन टाइगर ट्रूप का मुख्य कमांडर था। उसकी योग्यता अवश्य ही सर्वोच्च होगी। वो सोच रहा था कि क्या डैन ताइक्सुआन उसे हरा पाएगा। हवा में दोनों दल कुछ ही सेकंड के भीतर कई सौ बार टकराए। घटनास्थल पर मौजूद लोग केवल 2 मार्शल योद्धाओं की लगातार एक दूसरे से लिपटी छाया ही देख सकते थे। हवा में बड़े बड़े विस्फोट हुए और हर एक हमले से उनके आसपास की हवा में विस्फोट हो गया। ये बेहद भयावह था। जियो नानफेंग को क्रिम्सन टाइगर सिटी को नुकसान पहुंचाने का डर था, इसलिए उसने जानबूझकर युद्ध के मैदान को शहर से दूर स्थानांतरित कर दिया। इसलिए बेचारे पहाड़ और जंगल ही उनकी लड़ाई का प्रकोप झेलने वाले थे। वांग टैंग ने दूर से जंगल में एक बड़ा और गहरा गड्ढा देखा। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके एक ही प्रहार से पूरा पहाड़ फट गया। धमाका। कुछ समय बाद एक आकृति तेज गति से उड़ी और एक पर्वत से टकरा गई। मुख्य कमांडर क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के मार्शल योद्धा घबराकर चिल्ला उठे।
उनके हाव भाव बदल गए। नोव, एल, बी, JNN। दूसरी ओर वांग टैंग ने राहत की सांस ली। अच्छा। डैन ताइक्सुआन थोड़ी अनुचित और भयंकर हो सकती है, लेकिन वह काफ़ी शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि क्रिम्सन टाइगर ट्रूप का मुख्य कमांडर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस समय उसे अपने स्वामी की क्षमता का स्पष्ट ज्ञान हो गया था। शक्तिशाली, वो सचमुच बहुत शक्तिशाली थी। मुख्य बात ये थी, जब ये दो दुर्जय योद्धा लड़ रहे थे तो वांग तेंग ने दूरी पर कई बड़े बुलबुले गिरते और तैरते हुए देखे। हे भगवान, ये सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं के गुण बुलबुले हैं। वांग टैंग थोड़ा उत्साहित था। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके उन गुणकारी बुलबुलों को खींच लिया। उसने उन्हें उठा लिया। पवन बल 485, धातु बल 360, अग्नि बल 620। ये बल विशेषताओं की एक आश्चर्यजनक संख्या थी। वांग टैंग चकित रह गया। वो बस इतना ही कह सका, जैसा कि सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं से अपेक्षा की जाती है। उन्होंने एक साधारण मुकाबले के दौरान बहुत सारे बल गुण त्याग दिए। अभी अभी की लड़ाई में डैन ताइक्सुआन ने 2 फोर्स का इस्तेमाल किया, एक हरा और एक सुनहरा। इस प्रकार बिना किसी संदेह के पवन बल और धातु बल उसी से आए थे। इस बारे में सोचते हुए जब डैन ताइक्सुआन ने अपनी क्षमता का परीक्षण किया था तो उसने उन्हीं 2 बलों का उपयोग किया था। वांग टेंग को पहले से ही पता था कि डैन ताइक्सुआन एक वायु और धातु दोहरे तत्व वाला मार्शल योद्धा था, इसलिए वह हैरान नहीं हुआ। लेकिन यह उसके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था, खास तौर पर पवन बल, जो बहुत दुर्लभ था। वह अतीत में गेल मैंटिस को मारने के बाद केवल 2 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा था। उसने इतनी जल्दी एक और स्तर आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं की थी। पवन बल 6/1000 3 सितारा। धातु बल के 360 अंक जोड़ने के बाद उनका धातु बल अंततः 3 स्टार से 4 स्टार तक आगे बढ़ गया। धातु बल 80/2000 4 सितारा। अग्नि शक्ति जियो नानफेंग से आई थी। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के इस मुख्य कमांडर को डैन ताइक्सुआन के हाथों में नुकसान उठाना पड़ा होगा, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वांग टेंग जैसा कोई भी व्यक्ति कमतर आंक सकता था। उसने जो अग्नि शक्ति गिराई, उसने वांग टेंग की अग्नि शक्ति को तेजी से बढ़ने दिया। अग्निबल 625/2000 4 सितारा। उसकी क्षमता आसमान छू गई, जिससे वांग टैंग के दिल की निराशा थोड़ी कम हो गई। दिन दहाड़े डकैती। जियो नानफैंग पहाड़ पर डूबे गड्ढे से बाहर निकल आया। उसके कपड़े फटे हुए और तार तार थे और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। वो थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा था। जियो नानफैंग, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहती हो? डैन ताइक्सुआन को लड़ने की उत्सुकता थी। उसने अभी तक अपने दिल की इच्छा के अनुसार लड़ाई नहीं लड़ी थी। दरअसल उनमें से कोई भी गंभीरता से नहीं लड़ रहा था। वे देश की सर्वोच्च युद्ध शक्ति थे। अगर वे सचमुच मरते दम तक लड़ते तो इससे देश का नुकसान होता, चाहे कोई भी मरा हो। डैन ताइक्सुआन शायद अनुचित और जल्दबाज हो, लेकिन इस स्थिति तक पहुंच चुकी किसी व्यक्ति के रूप में वो बुद्धिहीन नहीं थी। वो जियाओ नानफे को नहीं मारेगी। उसने उसे केवल इसलिए धमकाया क्योंकि वो वांग टैंग से बदला लेना चाहती थी। जियो नानफेंग ने लगभग जोर से गाली दी। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने गंभीरता से कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो? मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने शिष्य के लिए न्याय चाहती हूँ। डैन ताइक्सुआन ने अनिच्छा से अपने होंठ फुलाए। आप सीधे मुझे बता सकते हैं कि आप क्या मुआवजा चाहते हैं? जियो नानफेंग ने गहरी सांस ली। पहले दोनों अपराधियों को सौंप दो। मैं उन्हें अपने ब्लैक स्पैरो सैन्य शिविर की कोठरियों में बंद कर दूंगा। अगली बार जब कोई और युद्ध छिड़ेगा तो वे पुण्य अर्जित करके अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकते हैं। डैन ताइक्सुआन ने स्पष्ट कहा। ठीक है। जियो नानफेंग ने भावशून्यता से सिर हिलाया। ओह ठीक है, याओ नाम का कोई और व्यक्ति भी है ना? डैन ताइक्सुआन ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसे याओ जून का नाम याद नहीं आ रहा था। याओ जून? वांग टैंग अवाक रह गया। उसके पास उसे याद दिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, उस याओ जून को मुझे भी दे दो, डैन ताइक्सुआन ने आगे कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वह पहले ही जा चुका है। अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो उसे सजा देने में मेरी मदद करो। जिस क्षण याओ जून का जिक्र हुआ, जियाओ नानफेंग को लगा कि उसके दिल में नफरत बढ़ रही है। अगर याओ जून ने परेशानी न पैदा की होती तो ये सब नहीं होता। उसने उसे इतना बड़ा अपमान भी सहना पड़ा। बकवास, अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो उसे खुद ही पकड़ लो। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। डैन ताइक्सुआन ने उसे कोई चेहरा दिए बिना ही जवाब दिया। अगर वह आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि तुमने इस बार एक अयस्क खदान खोजी है। मेरे शिष्य ने इस मिशन में बहुत योगदान दिया और एक उच्च स्तरीय अंधेरे भूत को भी मार डाला। मेरा ब्लैक स्पैरो ट्रूप अयस्क खदान का आधा हिस्सा ले जाएगा। इसके अलावा तुम्हें हमें उच्च स्तरीय अंधेरे भूत की लाश भी देनी होगी। डैन ताइक्सुआन, ये दिन दहाड़े डकैती है। जियो नानफेंग को खून की उल्टी आ रही थी। उसके चेहरे की नसें उभरी हुई थीं। तुम मेरी असलियत समझ गए। यह वाकई दिन दहाड़े डकैती है। जब तक तुम राजी नहीं होगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
मैं तुम्हें हर दिन तुम्हारे मातहतों के सामने पीटूंगा, डैन ताइक्सुआन ने उसे सीधे तौर पर धमकाया। तुम। जियो नानफेंग को बहुत निराशा हुई। उसने डैन ताइक्सुआन को घूरकर देखा और गहरी सांस ली। फिर वह गुर्राया, ठीक है, मैं इस बार हार मानता हूँ। तुम यस खदान का आधा हिस्सा ले सकते हो और उच्च स्तरीय अंधेरे भूत की लाश भी तुम्हारी होगी। जियो नानफेंग डैन ताइक्सुआन को दोबारा नहीं देखना चाहता था। उन्होंने तुरंत किसी से लियो हुआइक्सिन और ली गैंग को लाने के लिए कहा। उन दोनों को रून हथकड़ी पहना दी गई थी, वे अब कैदी थे। शिष्य, मैं इन दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, तुम इनके साथ जो चाहो कर सकते हो। डैन ताइक्सुआन ने उन दोनों की तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने अपना हाथ हिलाया और वांग टैंग से कहा कि वो खुद ही उनकी देखभाल करे। लियू हुआक्सिन और ली गैंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वे हमेशा से ही ऊंचे पद पर रहे थे। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के समर्थन के कारण वे आत्मसंतुष्ट और घमंडी थे। वे बिना किसी कारण के दूसरों को फंसा सकते थे और जेल में बंद कर सकते थे। हालांकि अब वे कैदी थे, उनका भविष्य नष्ट हो गया था और वे अब अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वांग टैंग ने उन पर नजर डाली, फिर उन्हें अनदेखा कर दिया। उन दोनों में से किसी के पास अब उसके लिए कोई खतरा नहीं था। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप की सुरक्षा खोने के बाद वे कुछ भी नहीं थे। भले ही ली गैंग एक 5 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था, लेकिन वांग टैंग को इसकी परवाह नहीं थी। क्या 5 सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा बहुत शक्तिशाली था? अपनी समग्र युद्ध शक्ति के साथ वह 5 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को मारने में सक्षम हो सकता है। लियू हुआक्सिन को अपने किए पर दिल से पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह याओ जून के साथ सहयोग नहीं करता और वांग टैंग को धोखा नहीं देता। लेकिन दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। अगर ऐसा है तो कृपया उसे पूरी बोतल दे दीजिए। लियू हुआक्सिन अब यही सोच रहा था। कुछ समय बाद उच्च स्तरीय अंधेरे प्रेत की लाश भी लाई गई। डैन ताइक्सुआन की नज़र उस पर पड़ी और उसने दिलचस्पी से उसका आकार देखा। ये रक्त जनजाति से एक उच्च स्तरीय अंधेरा भूत है। मैं इसे वापस भेज दूंगा और सफ़ेद कोट वाले लोगों को इस साथी की जांच करने दूंगा। उच्च स्तरीय अंधेरे भूत की लाशें मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने कभी भी इतनी अक्षुण्ण लाश नहीं देखी। इस लाश का अध्ययन करना बहुत मूल्यवान है। अगर हम इसकी कमजोरी का पता लगा सके तो यह अच्छा होगा, डैन ताइक्सुआन ने मन ही मन सोचा। ये संयुक्त खनन अनुबंध है जिसे मैंने अभी अभी बनाया है। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद आप मेरी नज़रों से ओझल हो सकते हैं, जियो नानफेंग ने तिरस्कार के साथ कहा और डैन ताइक्सुआन की ओर एक अनुबंध फेंक दिया। डैन ताइक्सुआन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अनुबंध को ध्यान से पढ़े बिना ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे विश्वास था कि जियो नानफेंग कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा। किसी को इन 2 लोगों और उच्च स्तरीय अंधेरे भूत की लाश को ब्लैक स्पैरो ट्रूप में लाने के लिए भेजो। मैं पहले कदम उठाऊंगा, डैन ताइक्सुआन ने कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने वांग टैंग को खींचा और आसमान में उड़ गई। वो पलक झपकते ही क्षितिज पर गायब हो गई। जियो नानफेंग एक काले चेहरे के साथ मौके पर खड़ा था। उसके चारों ओर मार्शल योद्धाओं ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उन्हें लगा कि अगर वे अब अपने मुख्य कमांडर को भड़काने गए तो वे सबसे अधिक भयानक मौत मरेंगे। जनरल स्टेज मार्शल योद्धाओं की गति अविश्वसनीय थी। वांग टैंग को तो यहाँ तक लगा कि उसने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया है। हालांकि डैन ताइक्सुआन ने बल के साथ उसके शरीर की रक्षा की, इसलिए उसे दबाव महसूस नहीं हुआ। कुछ समय बाद वांग टैंग और डैन ताइक्सुआन स्कूल लौट आए। रात के खाने के लिए रुको, डैन ताइक्सुआन ने वांग टैंग से कहा जब उसने किसी को अपना खाना तैयार करने के लिए बुलाया। वह आलस से सोफे पर लेट गई जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वांग टैंग पूरी दोपहर व्यस्त रहा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। वह पहले से ही भूखा था। केवल एक मूर्ख ही बना बनाया खाना स्वीकार नहीं करेगा। वह बिना किसी चिंता के सोफे पर बैठ गया और चुपके से लार निगलने लगा। वह डिनर शुरू होने का इंतजार कर रहा था। आज की यात्रा से आपने क्या सीखा? डैन ताइक्सुआन ने अचानक पूछा। वांग टैंग का दिल कांप उठा। उसने सख्ती से कहा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। यह अच्छा है कि आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। यात्रा व्यर्थ नहीं गई। डैन ताइक्सुआन ने सिर हिलाया और आगे कहा, आप वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, लेकिन दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। हालांकि उनमें से बहुत से लोग वास्तव में दुर्जेय योद्धा नहीं बन पाए। यदि आप हर चीज़ को नीची नज़र से देखने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता भी है तो आप दूसरे लोगों पर निर्भर हुए बिना अपने लिए न्याय पाने में सक्षम होंगे। इसलिए कुल मिलाकर आप बहुत कमज़ोर हैं। वांग टैंग ने सिर हिलाया। वह डैन ताइक्सुआन से सहमत था। वह काफ़ी शक्तिशाली थी, इसलिए क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के मुख्य कमांडर और अन्य शक्तिशाली योद्धा उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। भले ही वे क्रोधित थे, उन्हें अपना गुस्सा निगलना पड़ा। उसे ईर्ष्या महसूस हुई और वह उसके जैसा बनना चाहता था। NOVELBJN.C ओम। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली क्यों हूँ? डैन ताइक्सुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। वांग टैंग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या वह उससे तारीफ करने के लिए कह रही थी?
वह एक पल के लिए झिझका और फिर उसी के साथ चलने का फैसला किया। उसने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, मास्टर, आप सुंदर हैं, प्रतिभाशाली हैं। बकवास, वांग टैंग, मीठी मीठी बातें और अपने लाभ गिनना। तो फिर तुम इतने मजबूत क्यों हो? वांग टैंग ने अवाक होकर पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस क्षण से मैंने अपना मार्शल योद्धा करियर शुरू किया, मैंने कठिन रास्ता चुना। डैन ताइक्सुआन ने अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा और शांति से उत्तर दिया। दुर्जेय पथ। वांग टैंग का गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। हे भगवान, क्या मेरा मालिक बकवास कर रहा है? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? डैन ताइक्सुआन ने पूछा। ये कैसे संभव है? गुरु, आप बहुत शानदार और प्रतिभाशाली हैं। मैं कह सकता हूं कि आपकी प्रतिभा ब्रह्मांड में अजेय है। वांग टैंग अजीब तरह से हंसा। डैन ताइक्सुआन को वांग टैंग की चापलूसी पसंद आई। उसने अपनी बात जारी रखने से पहले उसकी प्रशंसा को सहजता से स्वीकार किया। मुझे पता है कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि जब से मैं मार्शल योद्धा बनी हूं, तब से मुझे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सिर्फ अजेय ही नहीं हूं, मैं अपने से उच्च स्तर के दुश्मनों को भी मार सकती हूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। दुनिया में कई प्रतिभाएं हैं और उनमें से कुछ वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो अपने सफर के किसी भी चरण में उच्च स्तर के विरोधियों को मार सकता हो। वांग टेंग गंभीर हो गया। पहले तो उसने सोचा कि डैन ताइक्सुआन सिर्फ शेख ही बघार रही है, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि डैन ताइक्सुआन का लहजा बहुत संयमित था। ऐसा लग रहा था कि वह सच बोल रही थी, किसी को उस पर यकीन करने के लिए राजी नहीं कर रही थी। इस मानसिकता ने साबित कर दिया कि वह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं कर रही थी। वह ईमानदारी से अपने स्तर पर अजेय थी और अपने से उच्च स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी मार सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कठोर जियो नानफेंग उसका मुकाबला नहीं कर सका। मैं अजेय रहने में कैसे कामयाब रही? डैन ताइक्सुआन ने अपने ही सवाल का जवाब दिया। सबसे पहले, आपको अजेयता की शक्ति बनाने के लिए अपनी आत्मा, क्यूई और सार को एकीकृत करने की आवश्यकता है। no12bigjan.com। अजेयता की इस शक्ति के साथ, आप सभी तरह की बाधाओं को पार करने और क्षेत्र में अनगिनत प्रतिभाओं को हराने में सक्षम होंगे। आप असली अपराजय योद्धा बन जाएंगे और जल्दी ही शीर्ष स्तर पर पहुंच जाएंगे। वांग टैंग के मन में तुरंत अपने स्वामी के प्रति गहरा सम्मान उमड़ आया। उसके दिल में अपने स्वामी की छवि और भी बेहतर और शक्तिशाली होती जा रही थी। तुम क्या सोचते हो, मेरे मूर्ख शिष्य? क्या तुम अपने गुरु के कठिन मार्ग को आजमाना चाहते हो? डैन ताइक्सुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब उसने वांग टैंग की श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति देखी तो उसे थोड़ा गर्व महसूस हुआ। हाँ, मैं भी उस कठिन रास्ते पर चलना चाहता हूँ, वांग टैंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। डैन ताइक्सुआन ने संतुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में उसने राहत की सांस ली। सीधे चेहरे के साथ बकवास बात करना कितना मुश्किल था। इसी समय दरवाजे की घंटी बजी, जिससे उनकी बातचीत टूट गई। खाना यहीं होना चाहिए, दरवाज़ा खोलो। ठीक है। वांग टैंग दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा जब उसे पता चला कि फोर्स डिश यहाँ है। दरवाजे के बाहर जो व्यक्ति खड़ा था वह वही मोटा आदमी था जिसे उसने पिछली बार देखा था। वांग टैंग को डैन ताइक्सुआन से पता था कि यह मोटा आदमी फोर्स शेफ मास्टर है, इसलिए उसने तुरंत एक सौम्य मुस्कान दी। नमस्ते, क्या आप मेरे मालिक को खाना भेजने आए हैं? हाँ, दरवाजे के बाहर खड़ा मोटा आदमी दंग रह गया। आप इसे मुझे दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा बनाए गए फोर्स व्यंजन बहुत स्वादिष्ट हैं। वांग टेंग ने ईमानदारी से उसकी प्रशंसा की। ओह, धन्यवाद। रुको, प्रिंसिपल आपके मास्टर हैं? मोटे आदमी ने उत्सुकता से पूछा जब उसे एहसास हुआ कि वांग टेंग ने क्या कहा था और वह आश्चर्यचकित हुआ। क्या कोई समस्या है? वांग टेंग ने पूछा। नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसिपल का कोई शिष्य होगा। तुम वाकई जवान और होनहार हो, मोटे आदमी ने टिप्पणी की। धन्यवाद, धन्यवाद, भाई, आप एक फोर्स शेफ मास्टर हैं। आप और भी अद्भुत हैं। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करना शुरू कर दिया। एक रोलांड और एक ओलिवर, एक अच्छी प्रतियोगिता। माहौल सौहार्दपूर्ण था। दरवाज़ा बंद होने के बाद ही मोटे आदमी को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात क्यों कर रहा था जिसे वह इतने लंबे समय से नहीं जानता था। अब तुम क्या कर रहे हो? डैन ताइक्सुआन को तब आश्चर्य हुआ जब उसने वांग टेंग को लंबे समय तक मोटे के साथ बातचीत करते देखा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं बस उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता हूं ताकि भविष्य में मुझे अच्छा खाना मिले, वांग टैंग ने कहा। टस्क, जब तक तुम पर्याप्त शक्तिशाली हो, तुम सभी प्रकार का अच्छा भोजन खाने में सक्षम होगे, डैन ताइक्सुआन ने तिरस्कार के साथ कहा। खाने का समय हो गया है, खाने का समय हो गया है। वांग टैंग हंसा। उसे अपने मालिक की टिप्पणी से कोई ऐतराज नहीं था। उसने अपने हाथ रगड़े और लंच बॉक्स खोला। जब उसने बर्तन मेज पर रखे तो सुगंधित गंध उसकी नाक में घुस गई। इस बार डैन ताइक्सुआन ने 2 सर्विंग खाना ऑर्डर किया था। यह उनके पेट भरने के लिए पर्याप्त था।
अल्पविराम। स्वादिष्ट। 10 मिनट से अधिक समय के बाद वांग टेंग सोफे पर लेट गया और संतुष्ट होकर डकार ली। देखो तुम। डैन ताइक्सुआन ने अपनी आंखें घुमाई और उसे लात मारी। खाना खत्म करने के बाद अपने कमरे में वापस जाओ। अगले कुछ दिनों तक इधर उधर मत भागना। अपने शरीर को ठीक से ठीक करो और पाठ शुरू होने का इंतजार करो। जरूर, मैं तुरंत चला जाऊंगा। वांग टैंग उठ खड़ा हुआ। ओह ठीक है, हमने क्रिम्सन टाइगर सेना से जो लाभ मांगे थे। आपके लिए उच्च स्तरीय डाक ऑपरेशन की लाश लेना बेकार है, इसलिए मैं इसे शोध के लिए ब्लैक स्पैरो सेना को दे दूंगा। जहां तक अयस्क खदान की बात है तो आप इसे भी निगल नहीं सकते। मैं बदले में आपको अन्य लाभ दे सकता हूं। क्या आपको कुछ चाहिए? डैन ताइक्सुआन ने पूछा। वांग टेंग ने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। डैन ताइक्सुआन ही वह व्यक्ति था जिसने क्रिम्सन टाइगर की टुकड़ी से ये सारी चीजें मांगी थीं। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब डैन ताइक्सुआन ने इसका उल्लेख किया तो वांग टेंग को कुछ सूझा। मेरा परिवार सैन्य और चिकित्सा और हथियार उद्योग में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। हमें लाइसेंस लेने की जरूरत है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सरल है, जब जरूरत होगी तो मैं संबंधित पक्षों को सूचित करूंगा, डैन ताइक्सुआन ने जवाब दिया। वांग टेंग ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। डैन ताइक्सुआन के लिए यह एक आसान काम हो सकता है, लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं था। डैन ताइक्सुआन को अलविदा कहने के बाद वांग टेंग अपने छात्रावास में वापस चला गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, छत से एक काली छाया नीचे उतरी। क्या बकवास है, उसने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये छोटा कौवा था। इस छोटे जीव ने अभी अभी उड़ना सीखा था, या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो यह आधी उड़ान ही सीख पाया था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि इस बार जब वह जिंगवू महाद्वीप तक उसके पीछे पीछे गया था तो छोटे कौवे को बहुत तकलीफ हुई होगी, खासकर जब वह जेल से भाग रहा था और क्रिम्सन टाइगर मार्शल योद्धाओं का पीछा कर रहा था। यह ज्यादातर समय उसके बैग में भरा रहता था और इस वजह से उसे लगभग क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया था। ऐसा लगता था कि पक्षियों को ये बीमारी हो सकती है। वांग टैंग ने छोटे कौवे को जमीन पर लिटा दिया और उसे कुछ स्टार बीस्ट मीट खिलाया। फिर उसने उसे कमरे में लड़खड़ाने और अपने पंख फड़फड़ाने दिया। वो फर्नीचर से टकराता रहा। वो अपने बेडरूम में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। वह चुपचाप इस यात्रा से होने वाले लाभों की गिनती करने लगा। सबसे बड़ा लाभ निस्संदेह उसके स्तर में वृद्धि थी। वर्तमान में उसका अग्नि बल, धातु बल और पृथ्वी बल 4 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच गया था। कुल मिलाकर वह 5 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा से ज्यादा कमजोर नहीं था। इसके अलावा उसकी डार्क फोर्स और विंड फोर्स भी 3 स्टार सैनिक स्तर पर पहुंच गई थी। वे 1 स्टार से 3 स्टार तक 2 स्तर ऊपर चढ़ गए थे। ध्यान रहे, ये दोनों फोर्स दुर्लभ थे, इसलिए उनके स्तर को बढ़ाना कठिन था। वह इतना भाग्यशाली था कि एक छलांग में 2 चरण ऊपर चढ़ने में सक्षम था। इनके अलावा वांग टैंग को 3 युद्ध तकनीकें भी प्राप्त हुई। वेव इनविजिबिलिटी, बर्सक और बेविज। वेव इनविजिबिलिटी एक छुपाने वाला कौशल था। बर्सक एक प्रवर्धन कौशल था, जबकि बेविज एक सहायक कौशल था। उन सभी के अपने फायदे और विशिष्टताएं थीं। वे सभी असाधारण युद्ध तकनीकें थीं। उनमें से किसी एक को पाने के तरीके खोजना मुश्किल था, लेकिन वांग टैंग ने एक ही बार में तीनों पर अपना हाथ रख लिया। वह केवल ताली बजाकर व्यवस्था की सराहना ही कर सकते थे। उसकी आत्मा भी बहुत बढ़ गई थी। वह अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की आधी अवस्था में था, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उस उच्च स्तरीय अंधेरे प्रेत को नहीं मार पाता। ये सब उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार लाभ थे। इसके अलावा बॉनो ने उन्हें पुरस्कार दिए और अपनी दोस्ती का प्रस्ताव दिया। कुल मिलाकर फसल अद्भुत थी। याओ परिवार सुलह करना चाहता है। वांग टैंग ने कुछ दिनों तक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। उसने अपना अधिकांश समय अपनी चोट से उबरने में बिताया। अगर उसके पास कुछ नहीं होता तो वह विशेषताओं को लेने के लिए वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण भवन में चला जाता। हालांकि उस दिन छुट्टी थी, फिर भी कुछ छात्र घर नहीं गए। वे अपनी साधना में कड़ी मेहनत करते रहे। वो कौन सी चीज थी जो आपको निराशा में डाल सकती थी? जब आपने सोचा कि अधिक प्रतिभाशाली लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन तब आपको एहसास हुआ कि वे आपसे अधिक मेहनत कर रहे थे। वांग टैंग, जो गुरुत्वाकर्षण कक्ष में टहल रहे थे, ने एक परिचित आकृति देखी। बेली, भाई टैंग। जब बेली किंगफेग ने आवाज सुनी तो वह पीछे मुड़ा। वांग टैंग को देखकर वह चौंक गया। उसने आश्चर्य से कहा, तुम इस हालत में क्यों हो? ओह, मैंने अपने मिशन के दौरान गलती से खुद को घायल कर लिया। वांग टैंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर पर बंधी पट्टियों को देखा। उसने विस्तार से नहीं बताया और बस सवाल का जवाब लापरवाही से दिया। दरअसल उसके शरीर पर लगी चोटें लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं। स्कूल की ओर से दी गई दवा बहुत कारगर थी। उसके घावों पर पपड़ी जम चुकी थी। एक बार और दवा लगाने के बाद शायद उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा ये सिर्फ बाहरी चोटें थीं, कोई गंभीर बात नहीं थी।
यहाँ तक कि अगर उसे गंभीर चोट भी लगी होती तो भी वो उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक दान की मदद से जल्दी ठीक हो जाता। यही कारण है कि वर्तमान समाज में कीमिया को आधुनिक चिकित्सा से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त था। आमतौर पर हड्डियों की चोटों को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं, लेकिन एक कीमियागर के लिए एक आध्यात्मिक दान आपके गले में उतर जाता है और वह गारंटी देता है कि आप 5 दिनों में जीवित और सक्रिय हो जाएंगे। बलपूर्वक की गई चोटों का उपचार केवल आध्यात्मिक दानों से ही संभव था। आधुनिक चिकित्सा इसके सामने असहाय थी। हालांकि कभी भी मनुष्य की बुद्धिमत्ता को कमतर नहीं समझना चाहिए। कीमिया और रून कौशल को एकीकृत करने के बाद आधुनिक चिकित्सा तेजी से आगे बढ़ रही थी। भविष्य में विज्ञान कथा फिल्मों की तरह क्रॉस पीढ़ी उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरण हो सकते हैं। उस समय उन्नत चिकित्सा उद्योग फलने फूलने लगेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाहर की दुनिया वाकई खतरों से भरी है। वांग टेंग का जवाब सुनकर बेली किंगफेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके शरीर की मांसपेशियां भी तनावग्रस्त हो गईं। वांग टैंग ने बेली किंगफेंग के साथ लंबे समय तक बातचीत की थी, इसलिए वो उसे अच्छी तरह से समझता था। जब उसने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसे तुरंत पता चल गया कि वह क्या सोच रहा था। वांग टैंग थोड़ा अवाक महसूस कर रहा था। लेकिन इस बारे में सोचने के बाद मुझे लगा कि सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। बाहर की दुनिया वाकई खतरनाक थी। देखो, वह लगभग जिंदा वापस नहीं आ सकता था। इस प्रकार सतर्क और बहादुर योद्धा बनना एक अच्छा विकल्प था। भाई टिंग, आप पहले से ही मिशन को अंजाम देने में सक्षम हैं। मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है, बेली किंगफेंग ने कहा। तुम्हें जल्द ही एक मार्शल योद्धा बनने में सक्षम होना चाहिए। उस समय तुम मिशनों का दावा भी कर सकते हो, वांग टैंग ने कहा। बस थोड़ा सा और, बेली किंगफेंग ने सिर हिलाया और कहा। शुभकामनाएं, मैं पहले कदम उठाऊंगा। मैं अब आपकी ट्रेनिंग में कोई बाधा नहीं डालूंगा, वांग टैंग ने कहा। ठीक है। वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण भवन में विशेषताओं को सीखने के अलावा वांग टैंग स्टेडियम में जाते थे और अपने कुत्ते को, माफ कीजिए, अपने छोटे कौवे को टहलाते थे। स्टेडियम में एक मोटे छोटे कौवे के साथ पट्टियों से बंधा हुआ राक्षस घूम रहा था। ये स्कूल का एक सुंदर दृश्य बन गया। छुट्टी के आखिरी दिन सुबह जब वांग टैंग जागा तो उसने पाया कि उसके शरीर पर जमी पपड़ी उतर चुकी है। उसे अब अपने घावों पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं थी। मुझे घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे माता पिता को मेरी चिंता हो। वांग टेंग ने अपना नाश्ता खत्म किया और स्कूल से निकल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्कूल के गेट के बाहर एक काली सेडान खड़ी थी। जब वांग टेंग बाहर निकला तो स्कूल के प्रवेश द्वार पर नजर रखने वाले व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत वहां चला गया। क्या आप वांग टेंग हैं? वांग टेंग चौंक गया जब उसने देखा कि एक अजनबी उसकी ओर भाग रहा है। वह आदमी उसका नाम भी जानता था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? NOWELL-BE-IN.C मेरे परिवार का मुखिया तुम्हें ढूंढ रहा है। ओह हाँ, मेरे परिवार के मुखिया का उपनाम याओ है, काले सूट वाले आदमी ने कहा। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। याओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। कृपया मेरे पीछे आओ। वह आदमी थोड़ा घमंडी था। उसे लगा कि उसने वांग टेंग को डरा दिया है। आखिरकार उनके परिवार के मुखिया की स्थिति के आधार पर यह इस निम्न श्रेणी के मार्शल योद्धा छात्र के लिए सम्मान की बात थी कि उनके परिवार का मुखिया उसे ढूंढ रहा था। तथापि बाहर निकलो, वांग टैंग ने दुखी होकर जवाब दिया। याओ परिवार का मुखिया? वह याओ जून का पिता होना चाहिए। उसके और याओ जून के बीच की दुश्मनी के आधार पर वांग टैंग इस व्यक्ति के बारे में परेशान नहीं होना चाहता था, चाहे उसका कोई भी मकसद हो। वह दूसरे पक्ष के साथ कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता था। आदमी का चेहरा तुरंत जम गया। वह अविश्वास में बोला, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें बाहर जाने को कहा था। क्या तुम मानवीय भाषा नहीं समझते? वांग टेंग ने भावशून्यता से कहा। क्या आप जानते हैं कि हमारे परिवार के मुखिया की स्थिति क्या है? इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, वांग टेंग उसके पास से निकल गया। तुरंत रुक जाओ। वह आदमी शर्म से आग बबूला हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ को पंजे की तरह मोड़ा और वांग टैंग के कंधे पर हमला कर दिया। टकराना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले ही पल उस आदमी को लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। उसके चेहरे पर बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसका पूरा शरीर एक तरफ उछल गया था। वो इतना शक्तिशाली कैसे है? वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसके दिमाग में बस यही एक विचार को था। काली सेडान में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी आखिरकार सतर्क हो गया। वो कार से बाहर निकल आया। उसने जमीन पर बेहोश पड़े आदमी और बगल में खड़े वांग टैंग को देखा। धीरे धीरे चलते हुए उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। उसने कहा, युवक, बहुत ज्यादा हिंसक होना बुरा है। याओ जून आपसे किस प्रकार संबंधित है? वांग टेंग ने उसे उत्तर देने के बजाय उससे पूछा। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था।
हालांकि उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मैं याओ जून का पिता याओ गुआनचेंग हूँ। याओ जून मुझसे ज़्यादा हिंसक है। वाकई यह एक बुरी बात है। आपको उसे ठीक से शिक्षित करने की ज़रूरत है, वांग टैंग ने कहा। याओ गुआनचेंग इतना क्रोधित था कि वह वांग टेंग को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, भले ही उसके पास अतिरिक्त अंकुश हों। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि मैं सुलह करना चाहता हूं। समझौता करोगे? वांग टैंग ने मानो कोई मज़ेदार चुटकुला सुना हो। उसने व्यंग्य किया, तुम्हारा बेटा मुझे मारना चाहता है, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सुलह कर लूं? याओ गुआनचेंग ने कहा, सारी नफरत को दबाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका कारण ये हो सकता है कि मुआवजा पर्याप्त नहीं है। वांग टैंग ने नाक भान से कोड़ी। वह याओ गुआनचेंग की हरकतों से घिन खा रहा था। याओ गुआनचेंग ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे बताओ, हमारे साथ सुलह करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ, बशर्ते तुम बहुत ज़्यादा न मांगो। मुझे खेद है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मेल मिलाप में दिलचस्पी नहीं रखता जो मुझे मारना चाहता था, वांग टैंग ने जवाब दिया। फिर वह उसके पास से चला गया और याओ गुआनचेंग को जवाब देने का मौका दिए बिना आगे बढ़ता रहा। क्या तुम जानते हो कि मेरे अच्छे इरादों को ठुकराने का क्या नतीजा होगा? याओ गुआनचेंग ने उसके पीछे से चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे पर भयावह भाव था। वांग टेंग वहीं रुक गया। याओ गुआनचेंग ने उपहासपूर्ण मुस्कान दी। उसे लगा कि वांग टेंग उससे डरता है। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? वांग टेंग किसी कारण से मुस्कुराया। मुझे छूने से पहले तुम्हें विचार करना चाहिए कि क्या याओ परिवार इसके परिणामों को सहन कर सकता है। याओ गुआनचेंग ने जाते हुए वांग टेंग को घूर कर देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया था और वह हैरान था। क्या इस आदमी का कोई बैकग्राउंड है? मुझे नहीं पता।